So students, now the next sentence, and I hope you are not getting bored. Very interesting topic it is, और सारे idioms को अपने register में note down करना है. Now, on the sight of the thieves, चोर दिखने पर, my neighbor developed cold feet and could not even raise his voice. Now read the sentence once again. On the sight of the thieves, जैसे ही उसने चोरों को देखा, चोरों पर उसकी नजर पड़ने पर, my neighbor developed cold feet. Cold feet, उसके पैर ठंडे हो गए. Cold feet and could not even raise his voice. That means वो इतने ज्यादा डर गई कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली. See, the hint is given. Could not even raise his voice. उसकी आवाज भी नहीं निकली. क्यों नहीं निकली? क्योंकि चोरों को देख के वो डर गई. Now see, to show indifference, wrong. To get affected with cold. ठंड के मारे ठंडे नहीं हुए पैर, डर गई है वो. To fall down, no. To feel frightened, that means वो इतनी ज्यादा डर गई कि उसके पैर ठंडे पड़ गए. That means extremely frightened. So to get a cold feet means to get extremely frightened. Now check out the next sentence. Now to meet one's Waterloo. To meet one's Waterloo means अपनी defeat accept करना. To get defeated. Now see, to meet one Waterloo means to meet one's final defeat. अगर मैं इसको सेंटेंस में आपको बताऊं तो, after defeating many challenges, excuse me, after defeating many challenges, the player met his own Waterloo. That means बहुत सारे challenges को defeat करने के बाद आखिर उसने खुद की हार मान ली. तो आंसर इज to meet one's final defeat. हार मान लेना या हार जाना. Okay? To meet one's Waterloo means to get defeated ultimately. हार जाना. Clear? Now the next sentence. Okay. It was discovered that the young man was over head and ears in love with her. Now इसका मीनिंग बताने के लिए जरूरी ही नहीं है, आप समझ ही गए होगे इसका मीनिंग क्या हो रहा है. Read the sentence. It was discovered that, ये पता चला कि young man was over head and ears in love with her. वो उसके प्यार में पूरी तरह पागल था. Okay, पूरी तरह पागल था. Now check out. Secretly? No. Openly? No. Answer is completely. पूरे तरीके से. That means madly in love. That means totally in love. तो with over head and ears means पूरी तरीके से, just totally, madly. Okay? Now to rise like a phoenix. Now what do you mean by phoenix? Phoenix is a bird in Greek mythology. Greek mythology में phoenix as a bird हमें पता है. Now to rise like a phoenix, that means phoenix की तरह उड़ना. Phoenix के बारे में ये माना जाता है कि वो बहुत ऊंचा उड़ता है. And that also from the ashes. तो phoenix कहाँ से निकला था? That means ashes में से फिनिक्स निकल के आया था. अब सीन ये है ग्रीक माइथोलॉजी का कि व्हेन एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, फ्रॉम दैट डिस्ट्रक्शन फिनिक्स बर्ड केम आउट फ्रॉम द एशेस. तो यही थ्योरी पे वर्क करते हुए टू राइज लाइक अ फिनिक्स मीन्स सब कुछ खत्म हो जाने के बाद फिर से राइज करना, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद फिर से राइज करना और ऊंचा उठना और अपने आप को एस्टैब्लिश करना. नाउ चेक आउट द मीनिंग. टू रिजेंबल अ फोनेटिशियन, नो. टू गेट अप विथ अ स्टार्ट, टू राइज विथ अ न्यू लाइफ, टू राइज विथ एंगर. ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग. आंसर है टू राइज विथ अ न्यू लाइफ. एज आई हैव टोल्ड यू कि फिनिक्स इज अ माइथोलॉजिकल बर्ड ऑफ ग्रीक्स. तो सीन कैसा है कि व्हेन एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, उन एशेज में से, उस डिस्ट्रक्शन के बाद फिनिक्स बर्ड ऊपर निकल के आया एंड इट जस्ट राइज टू द स्काई. तो सेम थिंग, टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ. तो फिनिक्स इज अ सिंबल ऑफ अ न्यू लाइफ एंड दैट ऑल्सो राइजिंग हाई. ओके, तो आंसर इज टू राइज विथ अ न्यू लाइफ. नाउ द लेडी वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड. कोल्ड ब्लड, ठंडे खून में. द लेडी वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड. कूलली, रॉन्ग. डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के. थॉटलेसली, बिना सोचे समझे. अनफीलिंगली मीन्स विदाउट एनी फीलिंग्स. अनफीलिंग कोल्ड ब्लड के लिए रूथलेसली. दैट मीन्स ब्रूटल, बहुत बुरी तरीके से. दैट मीन्स मर्सीलेसली.
बिना किसी दया के बहुत बुरी तरीके से उस लेडी को मार दिया गया, विदाउट हैविंग एनी फीलिंग्स, कुछ भी फीलिंग नहीं दिखाई गई, इतने गंदे तरीके से उसका मर्डर किया गया। तो आंसर है अनफीलिंगली। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस। द रिप्रोडक्शन ऑफ मोनालिसा पोर्ट्रेट बाय द 8 years old चाइल्ड मैचेस द ओरिजिनल टू अ हेयर। दैट मीन्स मोनालिसा की जो पोर्ट्रेट है वो एक 8 साल के बच्चे ने बनाई है, और वो पोर्ट्रेट ओरिजिनल से कितनी मिलती जुलती है? मैचेस द ओरिजिनल टू अ हेयर। हेयर मीन्स एक बाल जितना डिफरेंस। बाल जितना डिफरेंस मैटर भी करता है। एक बाल के जितना डिफरेंस, क्या वो मैटर करेगा? नो। तो व्हाट डज द इडियम गिविंग यू द मैसेज कि दैट मीन्स एज इट इज मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही। नाउ चेक आउट द मीनिंग। नॉट एट ऑल रॉन्ग। वैगुअली मीन्स इल्यूजन, रॉन्ग। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। एग्जैक्टली, यस करेक्ट। एग्जैक्टली मीन्स एज इट इज, सेम टू सेम, क्योंकि आपको क्या बता रहे हैं? ओरिजिनल टू अ हेयर। दैट मीन्स सिर्फ एक बाल जितना डिफरेंस हो तो हो, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स एज इट इज, exactly the same. Now Ram could not get to Kolkata for vacation since he was banking on his arrears of pay which he did not get in time. पहले ये समझो, arrears of pay means आपका pending amount जो आपका आने वाला है। arrears of pay means you have given some money to others और वो आपका वापस आने वाला है। ओके, आपने किसी को उधार दिया है और वो उधार वापस आने वाला है। यू हैव लेंट समथिंग या यू हैव लेंट मनी टू समवन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो वापस आएगा। तो एरियर्स ऑफ पे मीन्स यू हैव लेंट मनी टू समवन विच ही डिड नॉट गेट इन टाइम। तो सेंटेंस ही कह रहा है ना, ही राम कुड नॉट गेट टू कलकत्ता फॉर वेकेशंस। वो वेकेशन पे नहीं जा पाया कोलकाता बिकॉज उसका जो पैसा वापस आने वाला था वो टाइम पर वापस नहीं आया। ओके, नाउ सी दिस, he was banking on. now bank on, हमने ये idiom किया है। bank on means to rely on. what do you mean by to rely on? to depend on. now one more thing, why your bank, the institution called as bank is called as bank, उसका नाम बैंक ही क्यों रखा गया? because बैंक का मतलब होता है टू डिपेंड। तो इसलिए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन ऑन विच यू कैन डिपेंड फॉर मनी व्हेन यू आर इन नीड। ओके, तो बैंक ऑन मीन्स टू डिपेंड ऑन। अब सेंटेंस ये कह रहा है कि राहुल या राम कलकत्ता नहीं जा सका बिकॉज वो डिपेंड कर रहा था अपने एरियर्स ऑफ पे पे। वो किस पे डिपेंड कर रहा था? अपने अमाउंट पे जो उसने उधार दे रखा था, जो उसने लेंड कर रखा था, बट वो वापस टाइम पर नहीं आया, इसलिए वो नहीं जा पाया। तो बैंकिंग ऑन मीन्स टू डिपेंड ऑन। नाउ डिपेंडिंग ऑन हिज बैंक, अगर यहाँ बैंक नहीं होता, सिर्फ डिपेंडिंग होता, तो हम ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते थे। बट यहाँ बैंक ऑन सिर्फ बैंक पे डिपेंड नहीं करना, बैंक ऑन का मतलब है टू डिपेंड। आई बैंक ऑन माई फ्रेंड फॉर एनी टाइप ऑफ सपोर्ट। दैट मीन्स मैं अपनी फ्रेंड पे डिपेंड करती हूँ किसी भी सपोर्ट के लिए। दैट मीन्स जब आप किसी पे डिपेंड कर रहे हो, यू ऑल बैंक ऑन योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। तो हम यहाँ बैंक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग। नाउ स्लोपिंग ऑन, नो। कॉलिंग ऑन, नो। आंसर इज रिलाइंग ऑन। रिलाइंग मीन्स डिपेंडिंग, रिलाई करना, डिपेंड करना। रिलाइंग ऑन मीन्स डिपेंडिंग ऑन। तो बैंक ऑन हो या बैंकिंग ऑन हो, दोनों का मीनिंग है टू डिपेंड या टू रिलाई ऑन। ओके, नाउ दोज पर्सन हु आर रेडी टू सेल क्लोज द विंड कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सेंटेंस का मीनिंग आपको इडियम से समझ में आ रहा है। जो इंसान हवा के साथ चलना जानते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। दैट मीन्स डरते नहीं हैं। जो हवा के रुख के साथ बदलते हैं, जो हवा के साथ सेल करते हैं, उससे डरते नहीं हैं। दैट मीन्स सेल क्लोज टू द विंड, बिल्कुल हवा के साथ साथ चलना है। नो मैटर हवा कितनी भी तेज हो, हमें डरना नहीं है। नाउ सी, टू टेक रिस्क, टू मैनेज द सिचुएशन, टू बी रेगुलर, टू वर्क हार्ड। आंसर है टू टेक रिस्क। जो रिस्क लेना जानते हैं, जो डरते नहीं हैं, जो हवा के रुख के साथ आगे बढ़ते हैं, वही लोग
लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। नाउ वी हैव डन 20 सेंटेंसेस, वी विल डू सम मोर आफ्टर दिस। नाउ स्टूडेंट्स, चेक आउट द नेक्स्ट इडियम, टू कीप हाउस। To keep house means to be a housemaker, to be a homemaker. House के काम करना, home के काम करना. That means just handling all the domestic affairs, handling all the household affairs. घरेलू सारे काम करना, घर के सारे काम करना. Some of the students may be having their moms as a homemaker or a housemaker. Homemaker, हाउसहोल्ड, दैट मीन्स हाउसवाइफ. तो जब भी कोई होम मेकर होता है, हाउसवाइफ होता है, वो घर के सारे काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं टू कीप हाउस. फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मॉम या माई मॉम, चलो, माई मॉम इज कीपिंग हाउस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. पिछले 20 सालों से मेरी माँ एक हाउसवाइफ हैं. ओके, तो हाउसवाइफ होना या होम मेकर होना, दैट मीन्स घर के सारे डोमेस्टिक काम करना, उसके लिए यूज करते हैं टू कीप हाउस. आंसर इज टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द हाउस होल्ड. घर का पूरा काम संभालना, दैट मीन्स टू बी अ होम मेकर, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं टू बी अ हाउस वाइफ. दैट मीन्स जो घर संभालते हैं उनके लिए टू कीप हाउस. Now Mohan was over head and ears. Again the same idiom, again with a new thing. Mohan was over head and ears in love with Reena and insisted on marrying her. तो मोहन रीना से madly in love था, totally in love था, बहुत ज्यादा पागल था प्यार में, and that is why insist करना, जिद करना, to marry her. Now what can be the right option? हमने अभी किया है excessively. Excessively means totally, madly, पूरी तरीके से, completely. Okay. Now will you please stop beating about the bush and tell us the truth? Now to beat about the bush means just talking unnecessarily and not coming to the main point. For example, when the teacher asked the student for the homework, the student started beating up the bush and not coming to the point. That means फालतू की बातें करना, useless फालतू की बातें करना और मेन पॉइंट पे नहीं आना, उसके लिए हम बोलते हैं टू बीट अबाउट द बुश. दैट मीन्स गोल गोल बातें घुमाना, मेन बात पर नहीं आना बट गोल गोल बातें घुमाना, फालतू की बात करना, टॉकिंग नॉनसेंस एंड नॉट कमिंग टू द मेन पॉइंट. नाउ सी द सेंटेंस इन सेइंग विल यू स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, दैट मीन ये पूरा ही अंडरलाइन है. विल यू स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, दैट मीन्स फालतू की बातें करना बंद करोगे और हमें सच बताओगे. नाउ दैट ऑप्शन देखो, to talk nonsense purposely, to talk about useless things without coming to the main point, to talk endlessly without any purpose, या telling an interesting story about a situation. Now answer is to talk about the useless thing without coming to the main point. मेन पॉइंट पे नहीं आना और फालतू की बातें करना. ओके, now check out this. Suresh was truly in his elements and he easily impressed the audience with the audition. In the elements होना, just being relaxed, being comfortable in what the person can do. जो काम वो कर रहा है उसमें एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में हो. सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, my friend loves to color and he is in elements while painting. दैट मीन्स जब वो पेंटिंग करते हैं तो वो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज दैट पर्सन लव्स टू पेंट. तो इन द एलिमेंट्स होना, टू बी कंफर्टेबल, टू बी रिलैक्स, टू बी काम एंड कंपोज्ड. द सेम थिंग, सुरेश वॉज ट्रूली इन हिज एलिमेंट्स एंड ही इजिली इम्प्रेस्ड. दैट मीन्स इतने अच्छे से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया ऑडिशन में कि सब लोग इन हिज ऑडिशन है ये. Everyone was impressed with the performance, that he was so calm, so composed, so relaxed, so comfortable. Now check out the option in high spirits, unusually confident, no, feeling relaxed and confident, this is the thing. That means वो relaxed भी थे और confident भी थे, calm थे, composed थे, relaxed थे, but confident थे. Okay. Now to flog a dead horse. Now just imagine a scene, a horse is dead and you are flogging it. बेटा हर एक idiom के साथ I am giving you a trick to remember that. तो if there is a dead horse, कोई घोड़ा मरा हुआ है, can that horse run?
नो मैटर यू आर फ्लॉगिंग इट, आप उसको बांध रहे हो और आप उसको दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या वो घोड़ा दौड़ेगा? नो। तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स जस्ट वेस्टिंग योर एफर्ट्स ऑन अ यूजलेस थिंग। जिस चीज पे आप अपनी मेहनत वेस्ट कर रहे हो उससे कोई फायदा नहीं है, वो पुरानी है, वो मर चुकी है, वो खराब हो चुकी है। ओके, सपोज योर टेलीविजन सेट गेट्स डिस्टर्ब, वो खराब हो गया, वो इररिपेयरेबल है, एंड स्टिल यू आर वर्किंग ऑन दैट टू रिपेयर दैट। तो जो खराब ही हो गया, जो इररिपेयरेबल है, आप उसको अगर ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। चेक इट आउट। To revive interest in a subject which is out of date, okay. To beat a horse that is dead, wrong. To try to take work from a weak horse, wrong. To do uninteresting या interesting thing, wrong. Answer is this, कि जो चीज खराब हो चुकी है, out of date हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, still आप उससे काम किए जा रहे हो, that means you are flogging a dead horse. Okay. Now he has reached present position in his job थ्रू एल्बो ग्रीस। ग्रीस करना, एल्बो ग्रीस, पाम ग्रीस। ना पाम ग्रीस मीन्स टू गिव, पाम ग्रीस का मतलब हथेली गरम करना। तो पाम ग्रीस करना, आप किसी को रिश्वत दे रहे हैं, आप किसी को रिश्वत दे रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं पाम ग्रीस। ना अब यहाँ बात हो रही है एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस करना, किसी की चमचागिरी करना, किसी की बटरिंग करना, किसी की फ्लैटरिंग करना। तो व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग कि उसको जो प्रेजेंट पोजीशन मिली है, उसको जो कुर्सी मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ एल्बो ग्रीस करके मिली है, दैट मीन्स चमचागिरी करके मिली है। नाउ सी हिज परसिस्टेंट फाइटिंग, नो। Flattering his superiors, this is the correct option. That means अपने superiors की चमचागिरी करके, बटरिंग करके, फ्लैटरिंग करके उसको वो पोजीशन मिली है। तो एल्बो ग्रीस करना, किसी की फ्लैटरिंग करना, किसी की बटरिंग करना। ओके, नाउ she exhibited remarkable sang-froid during the crisis. Now sang-froid, sang-froid का मीनिंग क्या होता है बच्चा? याद रखना, ये coolness shown at the time of problem. Now आपको वहां हिंट दिया ही है during the crisis, और उसने exhibit किया मतलब दिखाया, तो आधा मीनिंग तो आपको दे ही दिया है कि उसने प्रॉब्लम के टाइम पे एक बहुत अच्छा, रिमार्केबल मीन्स प्रेज वर्दी, तारीफ के काबिल। अब देखो सेंटेंस में हिंट दिया है, अगर आप प्रॉब्लम के टाइम पे कुछ तारीफ के काबिल कर रहे हो, दैट मीन्स पॉजिटिव कर रहे हो। तो sang-froid मीन्स कूलनेस, दैट मीन्स बहुत काम एंड कंपोज थी वो प्रॉब्लम के टाइम पे। नाउ सी टेम्पर, उसने गुस्सा दिखाया, नो। उसने इरिटेशन दिखाया, नो। उसने एंगर दिखाया, नो। आंसर इज कंपोजर। कंपोजर मीन्स काम एंड कंपोज्ड, कंट्रोल्ड, बहुत कंट्रोल में, बहुत शांत, बहुत काम, बहुत कंपोज्ड। ओके, नाउ टू पुट अ गुड फेस ऑन। टू पुट अ गुड फेस मीन्स आप किसी चीज को कवर अप कर रहे हो, किसी चीज को ढक रहे हो एक अच्छे फेस से। तो दैट मीन्स टू पुट अ गुड फेस मीन्स टू शो करेज एंड टू हाइड समथिंग। आप किसी प्रॉब्लम को अपने अच्छे बिहेवियर से कवर अप कर रहे हो, दैट मीन्स टू पुट अ गुड फेस ऑन। नाउ अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, माई मॉम tried to put a good face on her injury, but I knew she was in pain. That means मेरी मॉम अपना दर्द छुपाना चाह रही थी और बहुत अच्छे से दर्द छुपा रही थी, अपनी तकलीफ छुपा रही थी, बट मुझे पता था उनको तकलीफ है। Now to put a good face means to show courage, to smile graciously, to bear up courageously. That means किसी चीज को हिम्मत के साथ सहन करना। ओके, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, माई मॉम ट्राइड टू पुट अ गुड फेस ऑन हर इंजुरी, बट आई न्यू शी वॉज इन पेन। दैट मीन्स शी वॉज बियरिंग अप करेजियसली विथ हर पेन, विथ हर इंजुरी। ओके, नाउ व्हाई डू यू विश टू ट्रेड ऑन देयर टोज? ट्रेड ऑन देयर टोज, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये क्यों करना चाहते हो? Tread on their toes means just to insult, to attack, to insult someone or to cause harm to someone. आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, आप किसी को अटैक कर रहे हो, आप किसी को ऑफेंड कर रहे हो, किसी के बारे में गलत बात बोल रहे हो। Not to cause harm to someone by words. That means बोल के आप किसी का नुकसान कर रहे हो। Now sentence कह रहा है आप क्यों
किसी को नुकसान करना चाहते हो, आप क्यों किसी को इंसल्ट करना चाहते हो? टू गिव ऑफेंस टू देम, टू ट्रीट देम इंडिफरेंटली, टू फॉलो देम ग्रजेडली, नो। ग्रज करना, कंप्लेंट करना, ग्रज का मीनिंग होता है टू कंप्लेन। To be kicked by them, answer is to give offense to them. Offense means attack. आप उनको अटैक कर रहे हो verbally, बातों से उनको हमला कर रहे हो, that means उनको insult कर रहे हो. Now check out this. A good teacher should have the gift of the gab. Now what do you mean by gift of the gab? Now can you give this compliment to me? Or every teacher must be given this compliment. Gift of the gab means art of speaking. बोलने की कला. That means अगर आप बात कर रहे हैं तो everyone is bound to listen you. क्या आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कि लोग आपको सुनना पसंद करते हैं. तो गिफ्ट ऑफ गैप मीन्स टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला. ओके. नाउ टू शो वंस वाइट फेदर. नाउ ये तो आपको पता है, किसी को अगर आप सफेद झंडा दिखा रहे हैं, एक तो वो पीस का होता है, बट वन मोर, वाइट, टू शो वाइट फेदर. हम ये कलरफुल इडियम्स में हमने किया है जब हमने वाइट कलर इडियम्स किए थे. तो टू शो वाइट फेदर मीन्स टू शो कॉवर्डाइज. आप किसी को सरेंडर मोड में दिखा रहे हैं कि हम सरेंडर हैं. दैट मीन्स डरपोक. दैट मीन्स कि बहादुर नहीं होना, कॉवर्ड दिखाना. ओके, कॉवर्ड दिखाना जो बहादुर नहीं है, जो डरपोक है. तो आंसर टू शो एरोगेंस, नो. टू शो साइंस ऑफ कॉवर्डाइज, दैट मीन्स आप कावर्ड है. व्हाइट फेदर दिखाना, डरपोक होना दिखाना. नाउ आई एम अफ्रेड देयर इज समथिंग फिशी. ओके, फिशी वाला भी हमने किया है. फिशी, समथिंग फिशी, कुछ तो गड़बड़ है. रिमेंबर CID में दया, प्रद्युम्न, दया कुछ तो गड़बड़ है. सेम थिंग. समथिंग फिशी मीन्स कुछ तो गड़बड़ है. तो कुछ तो गड़बड़ है मीन्स समथिंग डाउटफुल. तो जैसे ही दया को पता चलता था कुछ तो गड़बड़ है, ही जस्ट कम इनटू हिज फॉर्म. तो कुछ तो गड़बड़ है, दैट मीन्स समथिंग फिशी इन दैट, दैट इज डाउटफुल. तो आई एम अफ्रेड देयर इज समथिंग फिशी अबाउट द बोफोर्स डील. तो जो डील हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है दाल में कुछ काला है. दैट मीन्स समथिंग फिशी इन दैट, दैट मीन्स समथिंग डाउटफुल इन दैट. Now Randhir will do anything to rock the boat if he knows about your progress. Now to rock the boat means to create problems, to create difficulties. किसी का काम रोक देना, बनता काम बिगाड़ देना. To rock the boat, just to create problems. Create difficulties means to rock the boat. The sentence is saying कि अगर रणधीर को पता चला कि तुम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. नाउ बिसाइड द मार्क. बिसाइड द मार्क दैट मीन्स जिससे कोई लेना देना नहीं है. बिसाइड द मार्क विदाउट एनी रिलेशन. आप उससे कोई कनेक्शन नहीं रख पा रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं, आपके मतलब का नहीं है वो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू buy this pen. Okay, I love to buy this pen, but this pen is beside my mark because I have too many pens. That means मुझे ये पेन खरीदना तो है, बट अभी मेरे लिए किसी मतलब का नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेन्स हैं. तो beside the mark means होना जिससे कोई मतलब नहीं हो, जो आपके काम का नहीं हो, जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं हो. ओके, तो आंसर इज irrelevantly. relevant मतलब रिलेशन. तो जो आपके रिलेशन का नहीं है, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं beside the mark. Now the people were all agog. Now all agog, agog हमने synonyms में भी किया है. तो देखो बेटा, जो भी चीज हमने क्लास में किसी ना किसी फॉर्म में की है, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हेल्प कर ही रही है. So the people were all agog at the airport at the arrival of our victorious team. Sentence से ही समझ में आ रहा है, अगर हमारी टीम विनर होके वापस आ रही है, and when people are there to welcome them, what will be the mood of the people? They will be very happy, very excited. Okay, and और वो आपको सीन दे रहे हैं कि एयरपोर्ट पे जो लोग उनको वेलकम करने गए थे, उनको लेने गए थे, उनसे मिलने गए थे, they were all agog because our team was victorious. Now already in a state of excitement, in a ringing bell, nervous. अब nervous भी नहीं, in a ringing bell भी नहीं, already भी नहीं. आंसर है in a state of excitement कि they were too excited
to welcome the victorious team on the airport. So students, we have done 35 sentences today. We'll continue with this idioms and phrases segments for the coming 2 to 3 days, and then you will be confident of idioms and phrases. Still, if you have any of the doubt in any of the idiom, rather than this, अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा idiom है जो आप कहीं भी बुक से पढ़ रहे हैं या कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि you must know the meaning, just message me with the idiom thing in your notebook and I'll be there to solve the doubt. And just till then, study hard, be safe. Thank you.